अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7। वाई मस्ट द सॉलिड प्रेफर टू बी इन क्रिस्टलाइन स्टेट। सॉलिड क्यों अपने आप को प्रेफर करते हैं कि वो क्रिस्टलाइन स्टेट में रहें। व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन इन अमॉर्फस सॉलिड। और ग्लास ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है इन अमॉर्फस सॉलिड। इन अ क्रिस्टल एटम और मालिक्यूल, क्रिस्टल के एटम और मालिक्यूल अरेंज होते हैं देमसेल्फ इन ऑर्डरली, इन अ वेरी ऑर्डरली एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑर्डरली और रिपीटिंग अरेंजमेंट मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय मैक्सिमाइजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल, मेकिंग देम प्रेफर स्टेट फॉर मोर सॉलिड्स। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ग्लास ट्रांजिशन is when an amorphous solid like glass soften and become rubby as reach the critical temperature। जैसे हम ग्लास को गर्म करना शुरू करते हैं और वो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर रीच कर लेता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। दिस ट्रांजिशन इज रिवर्सिबल। ये सॉफ्टनेस रिवर्सेबल है। जैसे वो दोबारा कूल डाउन करेंगे वो दोबारा हार्ड हो जाएगा एंड ब्रिटल हो जाएगा। एंड अबव दिस टेम्परेचर द मटीरियल बिहेव लाइक मोस्ट विस्कस लिक्विड। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा मज़ीद गर्म कर दें तो हमारा जो ग्लास है वो विस्कस लिक्विड, बहुत ही विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। नंबर 2, वाई विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग हो जाती हैं, हमारी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ जो ग्लासेस लगे होते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग का जिक्र है। वाई विंडोज ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की। उनका कलर चेंज हो जाता है, वो मिल्की मिल्की होने शुरू हो जाती हैं। अपीयर विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है। आंसर की तरफ आते हैं। विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग सफ़र हीटिंग। जैसे वक्त गुजरता है वो सफ़र करती है हीटिंग। आप ये लाइट की वजह से, धूप की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एंड आर कूल्ड इन नाइट। और दिन में एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से उसको हीट होती है और रात को वो ठंडी होती है, रात को वो ठंडी हो जाती है। ड्यू टू कंटिन्यूस टेम्परेचर स्विंग। अब इस तरह दिन ब दिन कंटिन्यूस टेम्परेचर स्विंग आती है, उसमें कभी हीट अप कभी कूल डाउन टू मोर सॉलिड कन्वर्ट टू क्रिस्टल फॉर्म। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोर सूटेबल फॉर्म यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मोर सूटेबल फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस गिव देम अ पार्शली मिल्की अपीयरेंस। इससे उनके अंदर पार्शली मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द इलास्टिक बॉडी विच वन इज मोर फंडामेंटल, द स्ट्रेस और द स्ट्रेन। एक्सप्लेन। स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल इन इलास्टिक बॉडी। ज़्यादा फंडामेंटल क्या है हमारे पास? स्ट्रेन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्ट्रेन डिस्क्राइब द एक्चुअल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन बताती है कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन कितनी हुई है, वो स्ट्रेच कितनी हुई है, स्क्वीज कितनी हुई है ऑफ द मटेरियल। एंड स्ट्रेस, नंबर 2 पॉइंट, स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स पर एरिया कॉज बाय द डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेस उसकी इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है जो डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें क्रिएट हुई है, कॉज बाय डिफॉर्मेशन। इट रिजल्ट द मटीरियल ट्राइंग टू ट्राई टू रेजिस्ट द स्ट्रेन। ये स्ट्रेन को रेजिस्ट करती है। सो द चेंज इन शेप स्ट्रेन कम फर्स्ट, देन मटीरियल रिएक्ट विद इंटरनल फोर्स। मटेरियल में पहले स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन कम फर्स्ट। जब स्ट्रेन आ जाती है तो फिर इंटरनल फोर्स जिसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं, फिर वो अपीयर होती है स्ट्रेस। सो इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। इलास्टिक से ज़्यादा फंडामेंटल है स्ट्रेस से। 4, कैन टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक्सप्लेन। No, tensile stress does not produce volumetric strain in a material. Why? Explanation. When material is subjected to tensile stress, it experiences axial strain.
जब टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो एक्सियल स्ट्रेन होगा, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। एक्सियल स्ट्रेन रेफर टू द चेंज इन लेंथ, जो एक्सियल स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ पे रेफर करता है ऑफ द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सिर्फ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है, रिलेटेड टू द ओरिजिनल लेंथ। द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज अकम्प्लेन बाय डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। जब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, जब ये देखें जहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा, विच compensate the elongation and keep the volumetric relatively unchanged। जब लेंथ इंक्रीज करेंगे एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करती। जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, लेंथ के साथ एरिया भी चेंज हो रहा हो, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही हो तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो लेंथ इंक्रीज हो रही हो, वॉल्यूम ही इंक्रीज हो रहा हो, तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है। तो टेंसाइल स्ट्रेस अगर लेंथ को इंक्रीज करती है तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है लेकिन एरिया डिक्रीज कर देती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और एरिया डिक्रीज कर लेती है। तो टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ इंक्रीज करती है, एरिया डिक्रीज करती है, जिससे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को देखें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो वॉल्यूम स्ट्रेस में अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है, टेंसाइल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस करती, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये देखें यहाँ पे स्लोप नज़र आ रही है आपको, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की दो ए एंड बी आपकी नज़र आ रही हैं, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ विच क्वांटिटी एक्सप्लेन, ये कौन सी क्वांटिटी एक्सप्लेन करती हैं। द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ फॉर एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ये देखें यहाँ यहाँ पे जब यील्ड पॉइंट से पहले ये सारा इलास्टिक है, ये हमारा यील्ड पॉइंट से इलास्टिक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो ये रिप्रेजेंट करती है स्प्रिंग कांस्टेंट को, स्प्रिंग कांस्टेंट को। इन अर्लियर लीनियर रीजन, ये जो हमारा लीनियर रीजन है ए और बी, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ, हुक्स लॉ अप्लाई, तो हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, द स्प्रिंग कांस्टेंट इन मेजर of this proportional between force and extension, so steeper the slope more force change for the given extension। अगर ये स्टीपर है तो ज़्यादा फोर्स, मोर फोर्स चेंज, ज़्यादा फोर्स चेंज कर रही है एक्सटेंशन को। ये देखें, ये बी वाले को देखें, इस पर फोर्स कम लग रही है और एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है। एक्सटेंशन यहाँ पे न रही है, एक्सटेंशन है हमारी, एक्सटेंशन इस तरफ आ रही है, एक्सटेंशन ज़्यादा, फोर्स कम लग रही है और एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू ए पे हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और एक्सटेंशन कम हो रही है। फॉर गिवन एक्सटेंशन चेंज द हायर फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, डैट मीन स्टिफर स्प्रिंग, स्टिफर स्प्रिंग जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग होगा, जो ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग होगा उसमें, जैसे कि ए, उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी और एक्सटेंशन कम लगेगी। तो ज़्यादा स्टिफर स्प्रिंग आप कह सकते हैं आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का स्प्रिंग, ठीक है ना, जो बहुत मजबूत स्प्रिंग है। एज कम्पेयर टू लो स्टिफर स्प्रिंग आप कह सकते हैं आपकी बॉल पेन का स्प्रिंग, जो बड़ी आसानी से थोड़ी सी फोर्स से भी एक्सटेंड हो जाता है। तो स्टिफ का मतलब ज़्यादा मजबूत, जो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सके, जो ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर सके। स्टिफर स्प्रिंग विल रिक्वायर लार्ज फोर्स, स्टिफर स्प्रिंग को ज़्यादा फोर्स चाहिए टू अचीव सेम एक्सटेंशन, सेम एक्सटेंशन अचीव करने के लिए। और जो लेस सॉफ्ट स्प्रिंग है उसकी के की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू सॉफ्टर स्प्रिंग, सॉफ्टर स्प्रिंग की के की वैल्यू कम होगी। अब थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे, बी में हम कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन ज़्यादा आ जाएगी, और ए में अब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन कम आएगी। तो ए हमारा जो है वो एक स्टिफ स्प्रिंग है और बी हमारा जो है वो एक सॉफ्ट स्प्रिंग है। Is strain energy always positive or it may be negative? Justify your answer। स्ट्रेन एनर्जी जो हमारा बिगाड़ पैदा होता है, स्ट्रेन एनर्जी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। रीज़न,
स्ट्रेन एनर्जी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द डिफॉर्मेशन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट में कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। वर्क डन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट स्टोर एज एनर्जी। तो वर्क डन का फार्मूला है, वर्क डन जो डिफॉर्म किया है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। वर्क डन फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो फार्मूला होगा एफ डी। सिंस देखिए आप जब आंसर दे रहे हो तो उसमें फार्मूला लिख दिया करें, साथ में डायग्राम बना दिए जाए, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो और उसको टाइम वेस्ट किए बगैर ही वो आपको नंबर दे दे। सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा थीटा 0 डिग्री है। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग देयर प्रोडक्ट वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब थीटा हमेशा 0 डिग्री है, फोर्स और डी डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा जो वर्क डन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर एज स्ट्रेन एनर्जी। ये पॉजिटिव वर्क डन ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा एज स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन पॉजिटिव है तो स्ट्रेन एनर्जी भी मेकिंग इट इनहेरेंटली पॉजिटिव। स्ट्रेन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इन कंट्रास्ट नेगेटिव स्ट्रेन एनर्जी would imply that material is somehow going energy from the deformation process. नेगेटिव स्ट्रेन एनर्जी कब आएगी? would imply the material is simply gaining energy, जो एनर्जी गेन कर रही है, जो एनर्जी गेन कर रही है फ्रॉम डिफॉर्मेशन प्रोसेस। यानी कि अगर हम उसको हीट कर रहे हैं और उसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं, हीट जैसे हम गिलास ले लें, गिलास को हम हीट करें तो सॉफ्टनर हो जाएगा, डिफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन प्रोसेस जा रहा है विच वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसे कह सकते हैं कि वायलेट कर रही है कंजर्वेशन एनर्जी प्रोसेस। बट जब हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, जितनी हम एनर्जी देंगे उतनी ही एनर्जी उसके दरमियान मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस को कम करने लगेगी। तो उस सूरत में वो डिफॉर्म होगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो उसकी स्ट्रेन एनर्जी नेगेटिव है। अदरवाइज वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इनहेरेंटली स्ट्रेन एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होगी। On which type of load strain energy depend? Explained. The specific type of load tension, compression, shear and bending. Tension, compression, shear and bending also influences the strain energy. Different load types cause different deformation pattern. मुख्तलिफ लोड मुख्तलिफ डिफॉर्मेशन पैटर्न करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव दी डिफॉर्मेशन वेरीज। इसलिए टेंशन के लिए जो एनर्जी चाहिए डिफरेंट होगी, कंप्रेशन के लिए डिफरेंट, शीयर के लिए डिफरेंट, बेंडिंग के लिए डिफरेंट। ये डिफरेंट होंगी और ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। और स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और कितना स्ट्रेन उसमें पैदा हो रहा है। फोर्स एंड द मटीरियल प्रॉपर्टीज, और ये मटीरियल टू मटीरियल वेरी भी करती है और मटीरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, सच एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ज्योमेट्री। और इसकी ज्योमेट्री पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। Why suspensive bridges are written with their period of use? जो हमारे सस्पेंशन हैंगिंग ब्रिजेज हैं उनमें क्यों लिखा होता है पीरियड ऑफ यूज? Why after पर dangerous to use the bridges? After that period, यहाँ पीरियड आना चाहिए था। Why after that period dangerous to use the bridge? Suspensive bridges are designed with the specific period. जो हमारे सस्पेंसिव ब्रिजेज हैं वो डिज़ाइन होते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, क्योंकि हर चीज़ ने मौत का दैका चखना है, इसलिए ब्रिजेस भी एक दिन टूट जाएंगे। तो यूज ड्यू टू मटीरियल फटीक, मटीरियल भी आस्ता आस्ता फटीक का शिकार होते हैं, मटीरियल आस्ता आस्ता खराब हो जाते हैं एंड उनके अंदर डिटोरेशन, खराबी, बिगाड़ पैदा होती है टाइम के साथ साथ। आफ्टर दिस पीरियड द ब्रिजेस में बिकम डेंजरस। अब उसके बाद ब्रिजेस जो हैं वो डेंजरस हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं ड्यू टू फैक्टर सच एज कुरीजन। अगर उसमें मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुरीजन होगी, अगर वो यूज़ के साथ उसमें वियर एंड टीयर होगी और उसमें स्ट्रक्चरल डिग्रेशन होगी। काउंटिंग टू यूज अ ब्रिज बियॉन्ड इट्स डिज़ाइन लाइफ स्पैन, ठीक है ना। विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस, बगैर प्रॉपर मेंटेनेंस के उसके डिज़ाइन लाइफ स्पैन जितना हमने साल दिए हैं कि इसके ये इसके पीरियड ऑफ यूज़ है, उससे अगर ज़्यादा यूज़ करना ये एक रिस्क है।
ये एक रिस्क है ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर, एक स्ट्रक्चरल फेलियर पे, एंड पॉसिबल थ्रेट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इससे पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट भी हो सकता है। एक बहुत पुराना पुल है, उसे बहुत बड़ी हैवी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पुल कोलैप्स कर दे, तो ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए प्रॉपर रिस्क है और उस पर स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है। इफ वी वांट टू ब्रेक अ वायर, अगर हम किसी वायर को तोड़ना चाहते हैं, वाई वी यूज रिपीटिंग बेंडिंग, हम बार बार बेंडिंग क्यों करते हैं, वायर को हम बेंड करते हैं, हाउ डज इस अफेक्ट रिपीटिंग बेंडिंग, रिपीटिंग बेंडिंग ऑफ वायर डिक्रीज द इलास्टिक स्ट्रेंथ, उसमें इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर देती है, बार बार कभी इसको अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, देयर फॉर कैन बी ब्रोकन, इससे वो आसानी से टूट जाता है। When substance is subjected to repeating bending, the elastic property of the material get greatly damaged, जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, वो ग्रेटली डैमेज हो जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मटेरियल की इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग प्रॉपर्टी क्या है कि मटेरियल को बार बार बेंड करने से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को कम हो जाने की सलाहियत को कहते हैं मटेरियल की इलास्टिक फटीग। Thus we are able to break wire by repeating bending. कंटिन्यूस बेंडिंग कॉज चेंज इन स्ट्रक्चर, जब बार बार उसे कंटिन्यूस बेंड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर में चेंज आता है, चेंज ऑफ वायर, मेकिंग इट हार्डर, उससे वो हार्ड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वर्क हार्डनिंग, जब उसे बार बार हम उसको बेंड करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, इसको हम कहते, इस प्रोसेस को कहते हैं वर्क हार्डनिंग। हार्ड मटेरियल ब्रेक अंडर स्ट्रेस एंड सॉफ्ट मटेरियल बेंड और फ्लो, जो हार्ड मटेरियल हैं वो स्ट्रेस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल हैं या तो वो बेंड हो जाते हैं या वो हीट अप होके फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। जब हम चीज़ को बार बार बेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, हमारा वर्क जो है हम कर रहे हैं वो उसके कुछ हीट की फॉर्म में वर्क चेंज हो जाता है। Why the significance of modulus of elasticity? Modulus of elasticity is a basic property that tells us how material responds to applied force. ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कैसे अप्लाइड फोर्स को रिस्पॉन्स करेगा, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जब ये यील्ड पॉइंट से गुजर जाएगा तो उसके बाद प्लास्टिक लिमिट में आ जाएगा और उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगी, तो दरमियान में जो मैक्सिमम फोर्स वो विस्टान कह सकता है, उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन वो कैसे डिफॉर्म होगा, इलास्टिक लिमिट में रहेगा, वो इलास्टिक लिमिट में रहेगा तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट में रहेगा तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। नोइंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हेल्प इंजीनियर टू चूज सूटेबल मटेरियल, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मालूम हो कि इस मटेरियल की मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट इतनी है तो मटेरियल को हेल्प होती है फॉर स्ट्रक्चर मशीन एंड कंपोनेंट्स, वो मशीन स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को चूज़ करने के लिए वो अपनी मैक्सिमम फोर्स उस मटेरियल पे कितनी लगेगी जो उसने चीज़ बनानी है, मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है, पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, तो मैक्सिमम वेट कितना होगा उसको सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो फोर्स जो हमने मटेरियल सेलेक्ट करना है उसकी इलास्टिक लिमिट के अंडर होनी चाहिए। इस तरह इंजीनियर सेलेक्ट करते हैं मटेरियल को कि जो मटेरियल हो उस पर जो फोर्स एक्ट करनी है वो इलास्टिक मटेरियल के अंडर होनी चाहिए, उसमें परमानेंट डैमेज ना आए, या मशीन के लिए और कंपोनेंट्स के लिए। शुक्रिया मेरे फ्रेंड, आपका इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम पे हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया।